हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। आज कोर्स खत्म हो चुका है और हम कर रहे हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे सवाल लगाएंगे, आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे लगते हैं और किस तरह अप्रोच करना है एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को। बात करेंगे आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम सेशन की। तो चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, photoelectric experiment electrons are ejected from metal X and Y by light of intensity I and frequency m। इन लोगों ने क्या किया है, इसे अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों टर्म्स को कॉमन कर दिया है। कॉमन का मतलब कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट करने का मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी फिक्स, और अगर इंटेंसिटी फिक्स कर दी तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं वो भी फिक्स हो गए। The potential difference V is required to stop the electrons is measured for various frequencies, and if Y has a greater work function than X, which of the following graph best illustrates something। आपको इतना पता है कि जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ग्राफ रहता है। या ये कह लें कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा। ये बात तो हम सीख चुके हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। और हम लोगों ने नॉर्मली जो ग्राफ पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक में, वो काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा है बेटा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, तो जैसा काइनेटिक एनर्जी का बेटा ग्राफ होगा वैसा ही पोटेंशियल का होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखें, अब आप जानते हैं कि जो ग्राफ है बेटा वो ऐसा बनता है। ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ याद है तो आप इक्वेशन लगा लीजिए। लिखिए एच न्यू, एच न्यू की जगह कोई फ्रीक्वेंसी पोर्शन में एफ लिखी है तो एच एफ नॉट प्लस ई वी नॉट, ऐसा आप कह लीजिए। ठीक, और इसे आप वर्क फंक्शन कह लीजिए इस तरह से, ई वी नॉट। तो जरा ई वी नॉट को देखो क्या लिखा है, लिखा है एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिखा है, एच बाई ई इंटू एफ प्लस 5 अपॉन ई, प्लस की जगह माइनस होना चाहिए तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। आप देखें y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है बेटा, और अगर ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है तो ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, जिसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव रहेगा। ये इंटरसेप्ट, और तुम जानते हो कि इंटरसेप्ट की जगह लिखा हुआ है फाई अपॉन ई। ई तो कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कांस्टेंट है। तो आपको दिख रहा है जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसका इंटरसेप्ट भी ज्यादा, नेगेटिव इंटरसेप्ट ज्यादा। तो दिमाग में क्या रखना है, कह रहा है कि इफ y हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन, अगर y का वर्क फंक्शन ग्रेटर है तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि फाई ऑफ y इज ग्रेटर देन फाई ऑफ x, इसी वजह से इंटरसेप्ट ऑफ y इज ग्रेटर देन इंटरसेप्ट ऑफ x। तो ग्राफ जो है y का नीचे बनेगा, x का ऊपर बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। पहला ग्राफ हमें दिख रहा है। इस ग्राफ में बस बुद्धू बनाने की टेक्निक इतनी सी थी कि बेटा नीचे तक ग्राफ बनाकर नहीं दिया इन्होंने, हम बना लेते हैं। आपको दिख रहा है कि y का इंटरसेप्ट ज्यादा और x का इंटरसेप्ट कम, यानी कि ग्राफ जो है वो पहला वाला सूट कर रहा है। ए आंसर करेक्ट है। चलिए, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते जाएंगे, क्वेश्चन लगाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करते जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहता है देखो, कह रहा है मोनोक्रोमैटिक लाइट विद अ फ्रीक्वेंसी वेल अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेल अबव का मतलब हुआ कि इतनी तो कम से कम ज्यादा है ही कि जब वो उस मेटल पे पड़ेगी जिस पर हम इंसिडेंट कराना चाहते हैं तो फोटो एमिशन जरूर होगा। अच्छा, is incident on the emitter in photoelectric effect apparatus, the frequency of light is then doubled while the intensity is kept constant। frequency बढ़ा दी गई परंतु intensity को सेम रखा गया। how does this affect the photoelectric current? ध्यान दें बेटा, कह रहा है कि intensity constant रखी गई है
इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट। होता क्या है कि नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी के बारे में जब लिखकर आता है तो किताबों में लिखा मिल जाता है कि इंटेंसिटी का शुद्ध मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, जबकि ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी का जो मतलब है वो मतलब है एक तरह से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी से। टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है वो एनर्जी इंटेंसिटी कहलाती है। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ फोटॉन से इसको कैसे जोड़कर देख लिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक में ऐसा क्यों पढ़ा देते हैं, तो उसका भी कारण है कि आप कहते हो कि एक फोटॉन की जो एनर्जी है बच्चा वो है h न्यू, ये एक फोटॉन की एनर्जी है, और n h न्यू ये टोटल फोटॉन्स की एनर्जी हो गई, और डिवाइडेड बाय अगर एरिया करते और टाइम करते तो बच्चा इंटेंसिटी बन गई। एरिया को तो 1 यूनिट लेना है, टाइम को 1 सेकंड लेना है, तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी अगर तुमने कांस्टेंट रखी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे ही तो फिक्स रहेगा ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने पे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। अब ध्यान दें, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर इंटेंसिटी तब डिपेंड करेगा जब आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर रखी। इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक में जनरली पढ़ा दिया जाता है कि इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना तब जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाए। फिलहाल क्वेश्चन में देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डबल्ड व्हाइल द इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट। इस बार क्या कह दिया, इस बार कह दिया कि फ्रीक्वेंसी न्यू की जगह कर दी गई 2 न्यू, लेकिन इंटेंसिटी की जगह रह गई वही इंटेंसिटी। तो पुरानी इंटेंसिटी अगर NH न्यू बाई एरिया इनटू टाइम था, तो नई इंटेंसिटी की जगह आएगा NH न्यू बाई 2 एरिया इनटू टाइम। तो यार कॉमन सेंस से इस नंबर ऑफ फोटॉन्स में परिवर्तन आया होगा। अब अगर दोनों इंटेंसिटीज बराबर हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने n प्राइम लिख लिया, तो हम लिखेंगे NH न्यू डिवाइडेड बाई एरिया इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू n प्राइम h न्यू AT इनटू 2। h न्यू से h न्यू कैंसिल, AT से AT कैंसिल, n प्राइम की वैल्यू जो है वो आ गई है 2n, ऐसा कुछ। फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ओह सॉरी, फ्रीक्वेंसी को मैंने हाफ लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड नाउ, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड नाउ, डबल किया गया भाई, हाफ नहीं किया गया, मैंने अपॉन 2 लिख दिया था। NH न्यू डिवाइडेड बाई AT इक्वल टू n प्राइम h न्यू इनटू 2 डिवाइडेड बाई AT। h न्यू से h न्यू कैंसिल, AT से AT कैंसिल, तो n प्राइम की वैल्यू आई n बाई 2। तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पहले एमिट हो रहे थे अब उनसे आधे फोटॉन्स एमिट होंगे। इस बात को तुम मैथमेटिकली दिखा दिया है, मैथमेटिकली देख सकते हो, लॉजिकली भी समझ सकते हो। कैसे सुनो, मान लो 10 रुपए के कुरकुरे के पैकेट्स और तुम्हें 50 ग्राम कुरकुरे चाहिए। कितने पैकेट्स आ रहे हैं? 5 पैकेट आ रहे हैं, 5 फोटॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर चाहिए 50 ग्राम ही, लेकिन पैकेट जो है वो 25 ग्राम का हो गया, तो फोटॉन कितने निकलेंगे? 2। इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 2 फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो करंट भी हुआ कम। ध्यान दीजिए, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने रिड्यूस होता है तो जो फोटो करंट है बेटा वो भी डिक्रीजेस ही लिखा जाएगा। तो फोटो करंट विल बी इंक्रीज, फोटो करंट विल बी डिक्रीज्ड। और सेम रहेगा, ऐसा कई बच्चे सोच सकते हैं इंटेंसिटी सेम रखी है तो करंट सेम रहेगा, गंदी बात है, फोटो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो आप ये सब ध्यान रखें। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर तब डिपेंड करेगी जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाए, पर फिलहाल के केस में फ्रीक्वेंसी डबल किया गया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बदल जाएंगे। An image of sun is formed by a lens of focal length 30 cm on the metal surface of photoelectric cell and the photoelectric current is produced। ठीक, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, photoelectric current is produced। The lens forming the image is then replaced by another of the same diameter, another
lengths of the same diameter but of focal length 15 centimeter. The photoelectric current in this case is, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, समझें क्या कह रहा है। एक इमेज है, सन की बनाई जा रही है, पहले एक लेंस से जो कि 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है और कुछ फोकल उस लेंस की वजह से जो लाइट मेटल पर पड़ रही है उससे कुछ फोटो करंट आ रहा है। फिर लेंस जो है वो बदल दिया गया, उसका साइज उतना ही बड़ा है जितना पहले लेंस का है, लेकिन इस बार फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। फोटो करंट कितना रहेगा? कोई लॉजिक नहीं है इन सवाल का। मान लो कि मेरे पास इस तरह से कोई मेटल की सरफेस है और सामने कोई लेंस है, रेज आ रही हैं सन से, तो इस तरह ही रही होंगी, तो सारे के सारे मेटल की सरफेस पे जहां जहां रेज जा सकती हैं वहां वहां तो जा ही रही हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेज हर जगह नहीं आ रही, पूरे मेटल पर पड़ रही है और फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदली और इंटेंसिटी भी नहीं बदली। तो चाहे इसे 15 सेंटीमीटर का कर दो और चाहे इसे 30 सेंटीमीटर का कर दो, अल्टीमेट बात यह है कि पूरे के पूरे लेंस पर मेरे हिसाब से लाइट तो पड़ रही है। लेकिन ध्यान देना, थोड़ी सी बात को ध्यान देना, मैंने अगर यहाँ पर कोई मेटल की सरफेस रखी इस तरह से, थोड़ा सा ठीक नहीं बना, ये हाथों से ही बना लेते हैं, ये मेटल की सरफेस है, देखना बच्चों, ये हमने एक लेंस रखा, हालांकि ये केस है, ठीक, इस केस को मैं डिटेल में बोलता हूँ अब तो आप लोगों को देखो अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि आपने रखा है यहाँ पर लेंस और 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ मान लेते हैं। लेंस के जो रेज निकलेगी लेंस से वो ऐसे गिरेंगी इस पर, ऐसे गिर रही है मेरे हिसाब से, हाँ, और ये 30 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर होने की वजह से सारी की सारी रेज जो कलेक्ट होंगी वो इसके फोकस वाले पॉइंट पे होंगी, फिर दोबारा से डाइवर्ज होंगी और एक सर्कुलर काइंड ऑफ अपर्चर बनाएंगी और यहाँ पर लाइट गिर रही होगी ये, और जितने हिस्से में लाइट गिर रही है, लाइट की इंटेंसिटी तो सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम ही गिर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी बजाय हमारे फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होती तो यही रेज ऐसे गिरती और यही रेज ऐसे गिरती, तो आपको पता चलता है कि बड़ा अपर्चर, बड़ी जगह पे वही फोटॉन्स गिर रहे हैं, बड़ी जगह पे फोटॉन्स गिर रहे हैं, ज्यादा सरफेस एरिया खा रहे हैं। तो लड़ाई इस बात की है कि सर अगर ज्यादा एरिया पर फोटॉन्स गिर रहे हैं, ज्यादा एरिया ले रहे हैं, तो आप बताइए कि करंट का क्या होगा? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे? और उतने ही फोटॉन्स अगर कम एरिया में गिर रहे हैं तो क्या कम फोटॉन्स निकलेंगे? कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? एरिया का फैक्टर, ज्यादा सरफेस पर फोटॉन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या कम या ज्यादा जितनी भी सरफेस हो अगर फोटॉन ज्यादा गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे? तो यकीन मानिए इलेक्ट्रॉन्स की इन मेटल के पास कोई कमी नहीं है। छोटा सा जोन भी होगा ना तो यहां से आप करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, मेटल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कम जोन हो या बड़ा जोन हो, जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी सेम है और वो सेम अमाउंट में आ रही है क्योंकि बाहर नहीं जा रही, इस वजह से करंट में बेटा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, तो अच्छा सवाल। NR and V be respectively the number of photons emitted by red bulb and blue bulb of equal power in a given time. देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स है NR की जगह लिखा हुआ है रेड बल्ब की वजह से, और NB का मतलब है ब्लू बल्ब से निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स। कह रहा है दोनों की पावर, चाहे वो रेड की हो और चाहे वो ब्लू की हो, ये आपस में बराबर है। पावर ऑफ रेड इक्वल टू पावर ऑफ ब्लू। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पावर बराबर होने का क्या मतलब है। पावर बराबर होने का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर सेकेंड, ये दोनों बराबर निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है समझना, N ऑफ रेड H इंटू न्यू ऑफ रेड पर सेकेंड, समय तो बराबर लेना है T लिया,
n ऑफ ब्लू इंटू h न्यू ऑफ ब्लू अपॉन टाइम, ये पावर हो गई दोनों की, और कह रहा है दोनों की पावर बराबर है। सब इक्वेट कर दीजिए, t से t कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा। आप लिखिए एन आर इंटू न्यू आर इक्वल टू एन बी इंटू न्यू बी। तो एन आर अपॉन एन बी इक्वल टू न्यू बी अपॉन न्यू आर। और अब ये रेशियो आपने स्टैब्लिश कर लिया बेटा। जब ये रेशियो आप स्टैब्लिश करेंगे तो आप तुरंत इसके बाद कहेंगे सिंस वी नो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेड की फ्रीक्वेंसी से, इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय रेड की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1। लॉजिकली ऊपर का नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा तो 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो n ऑफ रेड डिवाइडेड बाय n ऑफ ब्लू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो इसकी वजह से हमें पता चला नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रेड के होंगे वो ब्लू से ज्यादा होंगे। तो रेड के फोटॉन्स का नंबर ब्लू से ज्यादा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलो बच्चा आगे देखो, 10 टू पावर -3 मिलीवॉट का पावर है, 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकाली जा रही है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल। इफ द करंट इन द सेल इज 0.16 milliamps, the percentage of incident photons which produce photoelectrons is। तो सबसे पहली बार कितने फोटोइलेक्ट्रॉन्स से कितने फोटोइलेक्ट्रॉन्स आए, सॉरी कितने फोटॉन्स आए और उन फोटॉन्स ने में से कितने फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन को निकाला। एक बात ध्यान देना बेटा, गौर से सुनना, टोटल फोटॉन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए हम कभी गारंटी नहीं कर सकते, टोटल फोटॉन्स। और कुछ होते हैं यूजफुल फोटॉन्स। यूजफुल फोटॉन्स कौन है भाई? यूजफुल फोटॉन्स में वो फोटॉन्स बेटा आया करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। हम ये भी जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही फोटॉन्स काम के थे, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो जो यूजफुल फोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो कह रहा है कितना परसेंटेज इस्तेमाल हुआ, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज ऑफ यूजफुल फोटॉन्स क्या होंगे। परसेंटेज ऑफ यूजफुल फोटॉन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ यूजफुल फोटॉन्स डिवाइडेड बाय बेटा टोटल फोटॉन्स इनटू 100%। क्लियर है ये बात? अब यूजफुल फोटॉन्स की जगह पे आप रिप्लेस कर दो, कह दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल फोटॉन्स इनटू 100%। मैं बहुत स्लोली सवाल लगा के दिखा रहा हूं, पर ये आपको दिखा रहा हूं कि सवाल अगर कन्वेंशनल नहीं है, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा है, तो उसे अप्रोच कैसे करते हैं। जो बातें उसने पूछी उनके लिए रिक्वायर्ड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है। अब ये दो बातें हम निकाल सकते हैं। अगर आप बेटा टोटल फोटॉन्स निकालने की इच्छा रखते हो तो आप जानते हो कि टोटल एनर्जी इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा होती है, एन एच सी बाय लैम्डा, ये टोटल एनर्जी है। यहां से जो एन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है टोटल एनर्जी इनटू लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है मेरी बात? जवाब है। अब ध्यान दे बेटा, बहुत ध्यान से सुनना कि ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कैसे निकलेंगे? तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि यहां हमने टोटल एनर्जी लिखी है। अगर इसे 1 सेकेंड से डिवाइड कर दें और इसे भी 1 सेकेंड से डिवाइड कर दें तो दिस बिकम्स पावर। ये पावर बन जाएगी वॉट में। ठीक है, अब ये बन गई बच्चा आपकी पावर वॉट में। तो एक काम करो यार, इसे भी क्यों ना 1 सेकेंड रख दो। तो करंट की वैल्यू बन गई बेटा चार्ज, और चार्ज की वैल्यू होती है NE। NE में अब ध्यान देना, ये वाला जो नंबर ऑफ n जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स था, तो हम यहाँ पर ME लिख देते हैं, m नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक, अब यहां से अगर आप m निकालना चाहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो I अपॉन E आ जाएगा। आपके पास दो चीजें आ गई। क्लियर है मेरी बात? जवाब है। अब ध्यान से सुनना,
मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह रहेगी तो आराम से सॉल्व होगा। देखो अच्छा, n की वैल्यू कितनी है, तो वो कह रहा है टोटल एनर्जी, एनर्जी कितनी है 10⁻³ वॉट, यही तो है जवाब है। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए लैम्डा कितना है, तो तुम कहोगे कि सर 5000 एंगस्ट्रॉम है। और नीचे क्या है Hc, Hc की तो वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ध्यान रखना कि 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁹ आ जाएगा। तो अगर तुमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया है तो फिर तुम्हें अपने एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रहे आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स। आई होप क्लियर होगा, जवाब है हाँ। अब रहा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स देखो 0.16 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये रहा। अब इन्हें सॉल्व ही तो करना है, मेरे हिसाब से तो कोई चमत्कार बचा नहीं है। एंड इफ यू विश आप इसे सॉल्व करें, आंसर निकाले 0.4% है, 10% है, 20% है, व्हाटएवर, थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। तो देखो भाई, अगर हम ऊपर वाले से नीचे वाले को निपटाएंगे तो शायद 10 आंसर आएगा, और 10 से इनको निपटाएंगे तो शायद 10⁻³ ऊपर रहेगा और 10⁻18 नीचे आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली 10⁻15 इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो ये है। अच्छा साहब, एक बात और देखना बेटा कि 2 0 से 2 0 यहाँ जाएंगे, ठीक, और 10⁻, ये जो नंबर है ना इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये चीज ये 1 में लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज दिखेगी कि n का मतलब हुआ 10⁻⁻3, 10⁻10, 10⁻13 इंटू 50/124, और ये 1.6 की जो वैल्यू लिखी हुई ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज की 1 में, ये 6.25 10⁻18 हुआ करती है। तो डायरेक्ट ये वैल्यूज हैं, याद रखनी होती है। अब अगर आप इसे और सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं 50 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 124 इंटू 10⁻, शायद का 5, ये है इस तरह का कुछ सी। अच्छा, ये हो चुका है, जवाब है हाँ, हो तो चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक काम करो, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसे नीचे रख दो, इसे ऊपर रख दो, परसेंटेज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चलो देखो, एक फोटो एमिसिव सेल है, हमें अच्छा लग रहा है, विद एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा। एक्साइटिंग वेवलेंथ का मतलब हुआ जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना, इससे बड़ी वेवलेंथ पे बात नहीं बनेगी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज k, ठीक है। द एक्साइटिंग वेवलेंथ इज चेंज्ड टू 3 λ/4, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी। वेवलेंथ अगर एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की k है, एक्साइटिंग वेवलेंथ अगर 3 λ/4 कर दी जाए तो क्या होगा। अच्छा, एक बात ध्यान देना, इसमें ये कह रहा है कि हम पहले लैम्डा डाल रहे थे, अब 3 λ/4 डाल रहे हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी k मिल रही थी, अब काइनेटिक एनर्जी k' मिल रही है, यही निकालना है। जो चीज बाकी है वो बेटा वर्क फंक्शन है। दोनों बार फोटो इलेक्ट्रिक सेल सेम लिया गया है, यानी मेटल सेम लिया गया है, और मेटल अगर सेम लिया गया है तो फाई की वैल्यू दोनों बार सेम आने वाली है। तो फर्स्ट केस के लिए आप इक्वेशन लिखें, आप क्या लिखेंगे गौर से देखिएगा, Hc/λ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और सेकेंड टाइम आप लिखेंगे Hc/3 λ/4 इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k प्राइम। ये आपने लिख लिया, जवाब है हाँ, लिख तो लिए। अब यार क्या कर सकते हैं, करना क्या ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे हिसाब से फाई की वैल्यू निकालो और डाल दो, या दोनों को माइनस कर लो। बेसिकली जब तुम इन्हें माइनस करोगे तो तुम क्या पाओगे गौर से देखना। तुम ऐसे लिखो, 2 से सब्ट्रैक्ट किया गया 1 को, जब 2 से बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को तो क्या आएगा गौर से देखना, 4Hc/3 λ माइनस Hc/λ
इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और k प्राइम माइनस के आ जाएगा। अब k को उधर ले जाओ तो k प्राइम की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4/3 माइनस 1 और यहाँ बचा hc अपॉन लैम्डा प्लस k। आप देखिए ये 3 एलसीएम में जाएगा तो 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू hc अपॉन लैम्डा प्लस के हो रहा है और 4 माइनस 3 इज जस्ट 1 तो hc अपॉन लैम्डा प्लस के। आपको ये दिखाई दिया कि नया वाला जो k प्राइम है यानी कि नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी में कुछ ऐड करके आ रही है यानी ग्रेटर देन समथिंग समथिंग आएगा। k से ग्रेटर ही होना चाहिए। k से ग्रेटर का क्या मतलब हुआ? k से ग्रेटर का मतलब हुआ ग्रेटर देन 4k/3। अब 4k/3 को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई क्या सीन है, 4k/3 से ग्रेटर आंसर आ रहा है, hc बाय लैम्डा उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक, आगे आओ। If the frequency of light in photoelectric experiment is doubled, ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा? इंटेंसिटी की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिए। एक मेटल है हमारे पास, तुम कहोगे ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी डाली गई न्यू, ठीक, और इससे क्या हुआ? वर्क फंक्शन तो सेम ही है साहब इसका, तो हम लोगों ने h न्यू डाला, वर्क फंक्शन जो था वही था और इससे कुछ ना कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आया v0, ठीक है। अब अगर हम इसी में फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो h न्यू की जगह h2 न्यू हो जाएगा और हमारे पास फाई तो फाई ही रहेगा प्लस ई वी नॉट प्राइम बन जाएगा। तो बताओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा? तो हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा, अभी बता देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा। यार एच न्यू की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, यहां से पुट कर दो, पुट करोगे तो लिखोगे 2 टाइम्स फाई प्लस 2 टाइम्स ई वी नॉट। यही तो है यार मेरे हिसाब से, तो हाँ यही है, क्योंकि जब तुम एच न्यू की वैल्यू डालोगे तो डबल ही तो करने वाले हो, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट प्राइम। ये अब इसको उधर ले जाओ, तो जब तुम उधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? 2 फाई माइनस फाई प्लस 2 ई वी नॉट इक्वल टू ई वी नॉट प्राइम। ये अब भैया अपना देख लो कि तुम्हारा वर्क फंक्शन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो तुम वी नॉट प्राइम को लिख रहे हो फाई अपॉन ई प्लस 2 ई वी नॉट, टू ई वी नॉट। अच्छा ई नीचे जाएगा तो ई से ई तो कैंसिल ही होना है, तो हम लिख लेते हैं 2 वी नॉट। आप देखिए डबल नहीं हो रहा है, डबल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो बिकम मोर देन डबल्ड, बिकम मोर देन डबल्ड। ठीक, खेल खत्म, आगे चलिए। The stopping potential for the photoelectrons emitted from metal surface of work function 1.7 is 10.4 वोल्ट। क्या कह रहा है देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 10.4 वोल्ट आ रहा है। कब आ रहा है? जब हमारा वर्क फंक्शन जो है वो 1.7 है। Identify the energy levels corresponding to transitions in hydrogen atom which will result in emission of wavelength equal to that of incident radiation for the above photoelectric effect। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, कारण क्या है कि इस सवाल में फोटो इलेक्ट्रिक प्लस एटॉमिक फिजिक्स दोनों जोड़ दिया गया, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सबसे पहली बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो वर्क फंक्शन है बेटा वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो बेटा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 10.4 वोल्ट है, यानी कि जो के मैक्स होगी उसकी वैल्यू भी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर ई का चार्ज नहीं लगाते ना, ऐसे ही देते हैं। तो अगर तुमसे कहा जाए कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, तुम तो कहोगे वो तो ये होती है ई वी नॉट, तो हम कहेंगे कि ये तो 1.7 है प्लस 10.4 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 और 4 कितना होता है बेटा? 11।
एक इधर गया, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे हिसाब से हमारे फोटोन की एनर्जी आनी चाहिए। अब ये फोटोन जो है इतनी एनर्जी का कहां से आ रहा है, जहां से भी आए इतनी एनर्जी का आएगा तब तो ये फोटो एमिशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जो भी फोटो एमिशन हो रहा है पर्टिकुलर टाइप का, ये तब हो पा रहा है जब इतनी एनर्जी का फोटोन आ रहा है। अब इतनी एनर्जी का फोटोन ये ढूंढने के लिए कहां से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम से आप ये काम कर दीजिए। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरा जो है वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यार हमें 12.1 चाहिए, तो हम तीसरे और पहले को जरा देख लें। अगर N3 से N1 में ट्रांजिशन होता है तो जो एनर्जी फोटोन की रेडिएट होगी वो होगी -1.5 -13.6 हायर माइनस लोअर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो -1.5 प्लस 13.6, अरे ये तो एग्जैक्टली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसका मतलब पक्का पक्का ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए, और 3 से 1 में ट्रांजिशन करते हुए सेम एनर्जी मिल रही है जिससे ये तमाशा हो रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, 3 शेल से फर्स्ट शेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a photon light of light collides with a metal surface, the number of electrons, if any, coming out is। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर आ रहा है तो कितना है। सवाल सिर्फ भाषा का है, लैंग्वेज देखिए उसमें लिखा है when a photon। a photon बोलने का मतलब ये है कि उसने ये कह दिया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 1 और 0। क्यों, अगर फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालने में लायक हैं तो ये एक फोटोन आकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर नालायक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी कम है, तो नहीं निकालेगा 0। लेकिन हम तो एक का केस पकड़ के चल रहे हैं, इफ एनी अगर निकाल रहा है तो कितना होना चाहिए, ओनली 1। एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, पर ये तो कॉन्सेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का था ही। तो खेल खत्म होता है, पैसा हजम होता है। हम आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अब पढ़ने की इच्छा नहीं है। मच मोर देन सफिशिएंट सवाल आज के तारीख में हमने लगा लिए हैं। ये पहला क्वेश्चंस का लेक्चर है, इसके बाद ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। और फिलहाल हमें फॉलो करिए और अपने पेपर तक हमें छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करा रहे हैं, पेपर भी आपको डिस्कस कराएंगे और सब कुछ आपके साथ करेंगे यहाँ आरटी एकेडमी पर। मिलते रहेंगे, नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और शेयर करिए। अपने एग्जाम्स की लास्ट मोमेंट की तैयारी आरटी एकेडमी पर हमारे साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।